नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमन। प्लेनेट हिस्ट्री पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम एनसीईआरटी हिस्ट्री के नोट्स को देख रहे थे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये नोट्स सारे काम आते हैं और 11th क्लास का चैप्टर है, तो 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी नोट्स अभी लॉकडाउन में पढ़ने के लिए काम आ सकते हैं। चैप्टर का नाम था एन एम्पायर अक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट्स। चैप्टर 3 है ये क्लास 11 एनसीईआरटी हिस्ट्री का, और ये हम पार्ट 2 वीडियो देख रहे हैं। पार्ट 1 में हम इस चैप्टर को आधा हिस्से में देख चुके हैं, बाकी का आधा हिस्सा अब हम पार्ट 2 में देखने वाले हैं। पीपीटी नोट्स है, ये इंग्लिश में बनाए हैं मैंने, और इनकी एक्सप्लेनेशन मैं हिंदी में करने वाली हूँ। पीडीएफ डाउनलोड इन नोट्स का आप मेरे फेसबुक पेज से भी कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो आगे चलने से पहले चैप्टर शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, पसंद आए तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो खाली वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। एंशिएंट रोमन एम्पायर के बारे में हम पढ़ रहे थे, 3 कॉन्टिनेंट्स में था। तो ये सारी की सारी जो स्लाइड्स हैं ये हम फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं। अभी हम सेकेंड पार्ट में यहाँ पहुंचते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द एंशिएंट रोमन एम्पायर। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या थी एंशिएंट रोमन एम्पायर की? रोमन एम्पायर हैड सब्सटेंशियल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हार्बर्स, माइंस, क्वेरीज, बैकयार्ड्स, ऑलिव ऑयल फैक्ट्रीज एटसेट्रा। इतना बड़ा एम्पायर था, अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें मिलती होंगी। गुड्स फॉर ट्रेड कंसिस्टेड मेनली व्हीट, वाइन एंड ऑलिव ऑयल। अलग अलग जगह पर, कहीं पर व्हीट नहीं है तो दूसरे प्रोविंस में व्हीट मिलेगा, कहीं पर वाइन है तो दूसरे में वाइन नहीं मिलेगी, कहीं ऑलिव ऑयल ज्यादा होता है तो बाकी जगह भी ट्रेड के थ्रू पहुंचाएगा। तो कहाँ से ये अलग अलग चीजें ट्रेड के थ्रू सभी प्रोविंस में जाती थी? स्पेन से, गैलिक प्रोविंसेस, नॉर्थ अफ्रीका, इजिप्ट और इटली से। ये सबसे ज्यादा यहाँ पर ये चीजें होती थी और बाकी प्रोविंस में भी जाती थी। स्पेनिश ऑलिव ऑयल सबसे ज्यादा उस टाइम पे ट्रेड होता था, ये बहुत ही खास था। ये मैप थोड़ा सा ब्लर है, सॉरी। इसको देखिए कि यहाँ पर इटली आता है, ये नॉर्थ अफ्रीका आ गया, यहाँ पर स्पेन आ गया। तो ये पूरे ट्रेड रूट्स हैं अलग अलग जगह से। यहाँ पर व्हीट है, गोल्ड है, सिल्वर है, टिन है, कॉपर है, ये अलग अलग चीजें, सारे के सारे रिसोर्सेज आपस में। सॉल्ट है, स्लेव्स भी होते थे, ट्रीज की है, पिक्स है, मीट वगैरह, ये आपस में सारे के सारे एक प्रोविंस से दूसरी प्रोविंस में जाते रहते थे। The Roman Empire included regions that had a reputation for exceptionally fertility. कुछ रीजन जो रोमन एम्पायर के थे जो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल थे, वहां पे क्रॉप ज्यादा होती थी, उसमें से एक प्रोविंस था कंपेनिया। इटली, सिसिली, इजिप्ट में फायम था, गैली, बाइजेशियम जो तुनिशिया है आज का, साउदर्न गॉल, बेटिका, साउदर्न स्पेन जो है, these areas had बेस्ट conditions crops. यहाँ पर सबसे अच्छे क्रॉप्स होती थी क्योंकि यहाँ की मिट्टी बहुत ही ज्यादा फर्टाइल थी। द लार्ज एक्सपेंसेस ऑफ रोमन टेरिटरी वर इन अ मच लेस एडवांस स्टेट। जो ये कुछ खास गिनी चुनी प्रोविंस थे, उसमें से बाकी जो ज्यादातर जो प्रोविंस थे रोमन टेरिटरी के, वो बहुत ही कम एडवांस स्टेट में थे, तो इन्हीं जगह से बाकी जगह चीजें पहुंचती थी। ट्रांसमिनेंस वाज वाइड स्प्रेड इन द कंट्री साइड ऑफ नुमेडिया। नुमीडिया कहाँ पर है? आज का जो मॉडर्न अल्जीरिया है। As Roman states expanded in North Africa, the pressures of those communities were drastically reduced and their movements more tightly regulated. एक जगह से दूसरे जो चरागाह होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। एक मिट्टी को यूज किया उन लोगों ने खेती के लिए या चरागाह के लिए, सभी के लिए, और फिर उस मिट्टी को छोड़कर उनको दूसरी मिट्टी बदलनी होती थी ताकि वो मिट्टी वापस अपने मिनरल्स को फिर से रिजनरेट कर सके, ठीक हो सके। तो जो नॉर्थ अफ्रीका में जब इन्होंने धीरे धीरे एक्सपांड किया था सबसे पहले, तो वहाँ की जो मिट्टी थी, वहाँ की जो कम्युनिटीज थी, वो इतना ज़्यादा यूज़ किया उसको कि वो रिड्यूस होने लगी वहाँ की प्रेशर। तो इसलिए वहाँ पर फिर रोमन एम्पायर को वहाँ पे उनको रेगुलेट करना पड़ा उनके मूवमेंट्स को कि आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते यहाँ पर।
रोमन एम्पायर में एक ये दूसरा मैप थोड़ा सा क्लियर है, इटली, स्पेन और अलग अलग जगह से क्या क्या चीजें यहाँ पर आती थी, ग्रेन, मार्बल, मेटल्स, ऑलिव ऑयल, वाइन, वाइल्ड एलिमेंट्स, टिम्बर और टेक्सटाइल्स, ये सब चीजों का ज्यादातर ट्रेड होता रहता था बाकी प्रोविंसेस में जगह पर भी। इसमें स्लेव ट्रेड भी थे, ये आप देखिए। मेन ट्रेड रूट्स, ये सारे के सारे जो मेन ट्रेड रूट्स अंदर मेडिटेरेनियन सी के अंदर भी, क्योंकि उनका पूरा कंट्रोल था यहाँ पर, और बाहर की तरफ जाने के लिए भी यहीं से, ठीक है। इवन इन स्पेन द नॉर्थ वॉज इकोनॉमिकली मच लेस डेवलप्ड, जो नॉर्थ स्पेन था वो कम डेवलप्ड था। इन दीज एरियाज पीजेंट्री हु वर सेल्टिक स्पीकिंग लिव्ड इन हिल टॉप विलेजेस नोन एज कैस्टेला, विलेजेस थे कैस्टेला, वहां पर ये पीसेंट्री रहते थे। इन द रोमन एम्पायर वाटर पावर वॉज वेरी एफिशिएंटली यूज अराउंड मेडिटेरेनियन, मेडिटेरेनियन सी के आसपास पूरा रोमन एम्पायर था, तो इस पानी की पावर को उन्होंने बहुत ही एफिशिएंटली यूज किया था। हाइड्रोलिक माइनिंग टेक्निक्स इन्होंने डेवलप की स्पेन में गोल्ड और सिल्वर माइंस के लिए। वेल ऑर्गेनाइज कमर्शियल एंड बैंकिंग नेटवर्क्स, इनके जो कमर्शियल और बैंकिंग नेटवर्क्स थे वो बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज थे, क्योंकि ट्रेड इनको बहुत ही अच्छे तरीके से चलाना था। वाइड स्प्रेड यूज ऑफ मनी, मनी बहुत, सिल्वर कॉइन शुरू में थे, बहुत ही ज्यादा यूज होता था, मनी के थ्रू सारा का सारा ट्रेड करते थे ये। कंट्रोलिंग ऑफ वर्कर्स इन द रोमन एम्पायर, जो अभी हमने जो स्लेव्स देखे ट्रेड में, वो एज अ वर्कर भी काम करते थे ये स्लेव्स, और स्लेव के तरीके से भी, मतलब फ्री मैन भी थे और स्लेव्स भी थे। तो इनको कैसे रोमन एम्पायर में कंट्रोल किया जाता था। स्लेवरी वॉज एन इंस्टीट्यूशन डीपली रूटेड इन एंशिएंट रोमन वर्ल्ड, स्लेवरी बहुत ही ज्यादा डीपली रूटेड थे एंशिएंट रोम में, और बहुत ही बुरी हालत थी स्लेव्स की रोमन एम्पायर में। दो स्लेवरी वॉज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एंड वॉज ग्रेटली यूज्ड एज लेबर, बट इट वॉज नॉट ऑलवेज स्लेव्स दैट परफॉर्म लेबर इन द रोमन इकोनॉमी। जो लेबर का सारा काम होता था वो हमेशा सिर्फ स्लेव्स ही नहीं करते थे, जो फ्री मैन हैं या फिर आर्टिसंस हैं, बाकी जो काम करते थे वो लोग भी काम करते थे लेबर, एज अ लेबर। As peace was established in the first century, the supply of slaves declined. फर्स्ट सेंचुरी में जब ऑगस्टस एज शुरू हुआ तो पीस वापस आया पूरे एम्पायर में, तो धीरे धीरे स्लेवरी जो सिस्टम था वो थोड़ा सा कम होना शुरू हो गया है। स्लेव्स लेबर हैड टू टर्न टू स्लेव ब्रीडिंग एंड चीपर सब्स्टिट्यूट सच एज वेज लेबर विच वर इजीली डिस्पेंसेबल। धीरे धीरे स्लेव्स की कुछ हालत सुधरी और उनको वेज लेबर के तरीके से काम करवाना शुरू कर दिया। पहले उनको रखते थे, उसके बदले वो पूरी जिंदगी स्लेव रहते थे और उनको बस खाने को दिया जाता था, बाद में उनको उनकी वेज भी दी जाती थी इस पीरियड में। मोस्ट ऑफ द टाइम फ्री लेबर वॉज यूज एज स्लेव्स हैड टू बी प्रोवाइडेड विथ फूड। ज्यादातर लोग स्लेव्स की जगह, जो अमीर लोग थे वो स्लेव रखते थे, बाकी जो थे वो फ्री लेबर रखते थे, क्योंकि स्लेव्स उनको रखना काफी महंगा पड़ जाता था उनको, उनकी पूरी खाना भी और उनकी पूरी लाइफ के लिए उनको जो चीजें चाहिए होती हैं वो भी उनको मेंटेन करके रखनी थी, तो काफी उनको कॉस्टली पड़ जाता था ये दिस। इसलिए जो स्लेव्स थे वो एग्रीकल्चर में काम नहीं करते थे, कि अगर वो खेती में काम करेंगे वो बहुत लंबा समय होता है और उस टाइम पे उनकी सारी की सारी ज़रूरतें उसके मालिक को पूरी करनी पड़ती थी। On the other hand, slaves and freedmen were extensively used in jobs where labor was not required in large number, that is as business managers. अगर कोई जो छोटी छोटी जॉब्स थी उनमें उनको बहुत ज़्यादा लेबर नहीं चाहिए होते थे, तो ये स्लेव्स और फ्रीडमैन जो थे वो छोटी छोटी जॉब्स में अपने आप को देते थे काम करने के लिए। देयर वॉज द प्रिजम्पशन दैट विदाउट सुपरविजन नो वर्क वुड एवर गेट डन, सो सुपरविजन वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोथ फ्रीड स्लेव्स एंड स्लेव्स। अगर ये जो स्लेव्स थे, रोमन्स ऐसा मानते थे कि बिना सुपरविजन के ये ढंग से काम नहीं करते, आलसी हो जाते हैं, तो इसलिए एक अलग से इंसान इनको सुपरविजन के लिए रखना पड़ता था, इनके ऊपर इनकी देखरेख करने के लिए कि ये ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और अगर ये इनका बताया हुआ काम निश्चित समय पे या ठीक से नहीं करते हैं तो उनके लिए बहुत ही
बहुत ही बुरा व्यवहार स्लेव्स के साथ किया जाता था। फॉर अ बेटर सुपरविजन द स्लेव्स वर ग्रुप्ड इनटू गैंग ऑफ 10। इनके पास जो स्लेव होते थे, कभी कभी जो सुपरविजन करने वाले होते थे उनको 10 ग्रुप्स में, 10 के ग्रुप्स में, 10 के ग्रुप में डिवाइड कर देते थे, सो दैट इट कुड बी इजी टू सी हु इज पुटिंग इन एफर्ट एंड हु इज नॉट, ताकि वो अच्छे से उन पर अपनी आंख रख सके कि कौन ढंग से काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। ये जो मेथड था 10-10 के ग्रुप में बांध के रखना स्लेव्स को, ये प्लीनी ने क्रिटिसाइज किया था, इसको बुरा माना था। प्लीनी एक फिलोसोफर रहे थे। ही वाज ऑफ द ओपिनियन दैट स्लेव गैंग्स वर द worst method of organizing production because slaves who worked in gangs were usually chained together by their feet. इन जो स्लेव्स को, उनके पैरों को आपस में 10-10 के ग्रुप थे, तो इन 10 के 10 लोगों को इनके पैरों में बेड़ियां डाल के आपस में बांध दी जाती थी, एक ही जगह पर रहते थे। तो काफी बार ऐसा होता था कि बाकी के लोग काम कर रहे हैं, उसमें से एक या दो भी काम अगर नहीं कर रहे हैं ठीक से, तो उन सभी 10 के 10 लोगों को वो चीज भुगतनी पड़ती थी और बहुत ही बुरा उन लोगों के साथ करते थे, मारते पीटते थे उनको। तो ये जो सिस्टम स्लेवरी जो था बहुत ही बेकार था रोमन एम्पायर में। ऑल्दो ऑल this look harsh, yet similar principles of labor control are being enforced in most of the factories in the world today. बहुत हार्श ये लगता है, लेकिन आज भी काफी फैक्ट्रीज में इस तरीके से सिस्टम है। डेप्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वर अ टाइप ऑफ एग्रीमेंट्स बिटवीन द प्राइवेट एम्प्लॉयज एंड देयर वर्कर्स। काफी सारे स्लेव्स जो थे वो स्लेव्स इसलिए, कुछ तो परचेज होके आते थे, कुछ स्लेव्स अपने आप से खुद को स्लेवरी में इंट्रोड्यूस कर लेते थे, खुद को दास बना लेते थे, क्योंकि उन पर कर्जा बहुत ज्यादा हो जाता था। तो जिनसे उन्होंने कर्जा लिया होता था या फिर अपना कोई कर्ज चुकाने के लिए वो खुद को दास के रूप में बेच देते थे, और जब तक उनका कर्जा उतर नहीं जाता था तब तक वो दास के रूप में जिससे उन्होंने कर्जा लिया है या फिर जिसको कर्जा चुकाना है उसके लिए वो दास के रूप में काम करते रहते थे। अ लार्ज नंबर ऑफ फैमिलीज वेंट इनटू डेट बॉन्डेज इन ऑर्डर टू सर्वाइव। काफी सारी जो फैमिलीज थी, जो पुअर थे, उनको अपने ऋण चुकाने के लिए इसी तरीके से अपना काफी जीवन बिताना पड़ जाता था स्लेव्स बने रहकर। द थर्ड सेंचुरी क्राइसिस। अब ये वहाँ का जो कल्चर था, सोसाइटी कैसा था, उसको देखने के बाद अभी हम पूछते हैं थर्ड सेंचुरी क्राइसिस में। थर्ड सेंचुरी क्राइसिस ये जो हमने देखा था कहाँ आता है, रोम स्प्लिट इनटू 2 एम्पायर्स। यहाँ पर 27 से 284 तक ऑगस्टिन एज था, पीस एज था। यहाँ पर जो था रोम दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ईस्टर्न और वेस्टर्न में, और उसके बाद वेस्टर्न जो पार्ट था वहां पर तो पीस रहा नहीं। अब ईस्टर्न पार्ट में स्टेबिलिटी मेंटेन होनी शुरू हुई थी, बल्कि यहाँ पर इन्वेजन्स और रेड्स वगैरह होती रहती थी। ठीक है। द फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरीज वर अ पीरियड ऑफ पीस, जो ऑगस्टस एज थी, फर्स्ट और सेकेंड सेंचुरीज, प्रोस्पेरिटी एंड इकोनॉमिक एक्सपेंशन। ये जो एज था पीस का था, प्रोस्पेरिटी का था, इकोनॉमिक एक्सपेंशन का था। बट द थर्ड सेंचुरी वाज अ पीरियड ऑफ क्राइसिस। इन 225 न्यू डायनेस्टी कॉल्ड सैसनियंस इमर्ज इन ईरान। जो फर्स्ट वीडियो में आपने देखा था मैप में, पहले पार्थियंस थे, बाद में ससेनियन जो डायनेस्टी आई थी ईरान में, वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव थी और जल्दी जल्दी एक्सपांड करना चाहती थी इन द डायरेक्शन ऑफ यूफ्रेट्स, मतलब रोम की तरफ। तो जर्मनिक ट्राइब्स और बाकी जर्मन आज का जो है जहाँ पर, वहां से जर्मनिक ट्राइब्स भी थी, वो इन्वेट करना शुरू हो गई थी। राइन और डैन्यूब, जो नॉर्थ में राइन और डैन्यूब रिवर थे, उनके इस तरफ आना शुरू हो गए थे, वहां से इन्वेजन्स हो गए थे। तो जो वेस्टर्न पार्ट था उसमें ज्यादातर इन्वेजन्स, और वो स्टेबल नहीं रहा था उधर का पार्ट। ये 233 से 280 तक बहुत सारे इन्वेजन्स इस पीरियड ने झेले थे वेस्टर्न रोम की तरफ। द रोमन्स वर फोर्स्ड टू अबैंडन मच ऑफ द टेरिटरी बियॉन्ड द डैन्यूब, और बहुत सारे जो टेरिटरीज थी डैन्यूब और राइन रिवर के पार की, वो रोमन्स को छोड़नी पड़ गई थी। इतने सिर्फ सालों में 47 ईयर्स में 25 एम्परर्स बहुत जल्दी जल्दी बदले थे। तो मतलब समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा, इतने सालों में 25 एम्परर, हर 2 साल में एक नया एम्परर ऐसे बदलते रह गए थे। तो वो टाइम कितना ज्यादा बेकार था इन लोगों के लिए। और उसके बाद 284 में रोम जो था वो दो एम्पायर में स्प्लिट हो गया था, ईस्टर्न रोम और वेस्टर्न रोम। और 476 तक ये
जो वेस्टर्न था, जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, जो वेस्टर्न पार्ट था जहाँ पर रोम सिटी थी, वो उसका फॉल हो गया था 476 तक। पूरा का पूरा जो एंशंट रोम था, जो पुराना रोम था, वेस्टर्न पार्ट था, वो पूरा का पूरा खत्म हो गया था। और ईस्टर्न पार्ट बचा था जिसे बाइजेंटाइन एम्पायर के नाम से जाना जाता है, वो 7th सेंचुरी तक रहा था। ठीक है, तो जब ये फॉल हुआ था यहाँ पर, सॉरी, दो पार्ट में डिवाइड हुआ था रोम एम्पायर, उस टाइम पे लगातार जो ईस्टर्न पार्ट था रोम का, उसमें दो राजा आए थे, कॉन्स्टेंटाइन और एम्परर डायोक्लेशियन। ये पहले और ये बाद में आए थे। 4th और 7th सेंचुरी के बीच का लेट रोमन एम्पायर है। शुरुआत में ये दोनों एम्पायर आए थे, इनके बारे में इस चैप्टर में दिया है। सोशल हायरार्कीज, जो ये जो सोशल हायरार्कीज हैं, वो ऑगस्टस एज में से हम कैसे धीरे धीरे बदल के लेट जो रोमन एम्पायर था उसमें धीरे धीरे शिफ्ट होती है, बदलती हैं, वो देखते हैं। सोशल हायरार्कीज पहले कैसी थी। सीनेटर्स, जबकि अब भी ऑगस्टस एज में सीनेटर्स, उनकी पावर तो खत्म हो गई थी लेकिन अब भी वो थे। इक्वाइट्स उसके बाद आते हैं। इक्वाइट्स ये आर्मी, ऐसे सीनेटर्स की ये सभा होती थी, ये सारे सीनेटर्स हैं, राजा के साथ ये सारे लोग बैठते थे। यहाँ राजा होता है, ये सीनेटर्स होते थे, और ये सब राय जो डिसाइड करते थे उसी पर ही राजा को चलना होता था, जो जिस चीज पर बहुमत होता था सीनेटर्स का। इक्वाइट्स कौन है? ये जो आर्मी के अप बड़े लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं आर्मी के। रिस्पेक्टेबल मिडिल क्लास में भी अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास दो लोग होते थे, मतलब जो वेल्दी लोग हैं और जो थोड़े ठीक ठाक लोग हैं, ऐसे दो लोग होते हैं। फिर फिर आता है ह्यूमिलियर्स और स्लेव्स। ह्यूमिलियर्स फिर भी थोड़े से स्लेव्स से थोड़े ऊपर थे, उनको स्लेव्स की तरह नहीं रहते थे, वो बहुत ही पुअर थे, अपने कुछ कुछ इधर उधर जैसे जॉब वगैरह हो गया, कहीं लेबर के तरीके से काम कर लिया, इस तरीके से होते थे। उसके बाद आते थे स्लेव्स, जो पूरी तरह से ही दास थे। ये सोशल हायरार्कीज थी। अब ये सोशल हायरार्कीज देखिए, लेटर जो पीरियड है रोमन एम्पायर का, उसमें ये धीरे धीरे चेंज होती है। Tacitus, a Roman historian, has described the social hierarchy of the early empire. ये जो social hierarchy है वो इस Roman historian ने describe किया है। To him, in the early Roman empire, senators were at the top. जो अर्ली रोमन एम्पायर है वहां पर भी सीनेटर्स थे, जो रिपब्लिक में थे तब तक सीनेटर्स ही थे, लेकिन सीनेटर्स की पावर काफी हद तक अर्ली रोमन एम्पायर में खत्म कर दी थी, लेकिन तब भी वो एग्जिस्ट करते थे। नेक्स्ट वर द लीडिंग मेंबर्स ऑफ इक्वेस्ट्रियन क्लासेस। उसके बाद इक्वेस्ट्रियन क्लासेस हैं, फिर रिस्पेक्टेबल पीपल है, मिडिल क्लास है, उसके बाद अनटाइडी लोअर क्लासेस हैं, ये ह्यूमिलियर्स, और फिर आते हैं स्लेव्स, केम टू द बॉटम। इन द 4th सेंचुरी बाय द टाइम ऑफ कॉन्स्टेंटाइन वन, 4th सेंचुरी जब ये लेट रोमन एम्पायर आता है, जो कॉन्स्टेंटाइन वन है एम्परर, उन्होंने सीनेटर्स और इक्वाइट्स, जो दो क्लासेस हैं, अपर दोनों क्लासेस हैं, उनको मर्ज कर दिया था और एक एक्सपांडेड एरिस्टोक्रेसी बना दी थी। एंड एटलीस्ट हाफ ऑफ द फैमिलीज वर ऑफ ईस्टर्न और अफ्रीकन ओरिजिन। ज्यादातर ये ईस्टर्न और अफ्रीकन ओरिजिन के होते थे। लाइक सीनेटर्स, मोस्ट नाइट्स वर लैंड ऑनर्स। जो सीनेटर्स और नाइट्स होते थे वो ज्यादातर लैंड ऑनर्स होते थे, लेकिन नाइट्स के और भी काम करते थे, जैसे शिपिंग, ट्रेड और बैंकिंग, ये बिजनेस एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व होते थे। द लेट रोमन एरिस्टोक्रेसी, जो बाद की लेट रोमन की एरिस्टोक्रेसी थी, वॉज वेरी वेल्दी, बहुत ही अमीर थे, यानी कि सीनेटर्स और इक्वाइस को मिलाकर जो बनी थी, ये वेल्दी तो बहुत ज्यादा थी लेकिन पावरफुल नहीं थे। मिलिटरी जो एलाइट्स बाद में बने थे वो बिल्कुल ही इन दोनों क्लासेस से हटकर थे, जो कभी भी नॉन एरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड से नहीं आए थे। उससे पहले आपने देखा था कि राजा का बेटा जो है, चाहे वो अडॉप्टेड है चाहे नहीं है, वो बेटा बनता था, सेम आर्मी में होता था। लेकिन इस पीरियड में जो मिलिटरी अलाइट्स होते थे, जो अपर क्लासेस होती थी मिलिटरी, उसमें ऑफिसर्स वगैरह की, वो चुनकर ऐसे लोगों को बाद में रखा गया था जो पहले कभी भी एरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड के थे ही नहीं, और जो ऑलरेडी अर्ली रोमन एम्पायर में जो सीनेटर्स और नाइट्स थे, इक्वाइट्स थे, वो उनको अलग कर दिया था।
ठीक है, मतलब उनके पास से जो पावर थी वो पूरी तरीके से बहुत ही कम रह गई थी। नेक्स्ट इन द सोशल हायरार्की वाज द मिडिल क्लास। उसके बाद इन दोनों के बाद आती है ये मिडिल क्लास। इट कंसिस्टेड ऑफ पर्सन्स वर्किंग इन ब्यूरोक्रेसी, आर्मी, प्रॉस्पेरस मर्चेंट्स एंड फार्मर्स। ये क्या क्या काम करते थे? ब्यूरोक्रेसी और आर्मी में भी थे काफी लोग, इनमें से जो वेल्दी फैमिली थे, प्रॉस्पेरस मर्चेंट्स भी थे और फार्मर्स भी थे। ये जो बाकी जो नीचे के लोग थे ये फार्मर्स और मर्चेंट्स वगैरह भी थे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओलम्पियाडोरस, अ हिस्टोरियन ऑफ द अर्ली 5th century, द एरिस्टोक्रेसी बेस्ड इन द सिटी ऑफ रोम received annual incomes up to 4,000 pounds of gold from their estates। जो बाद की रोमन लेट रोमन एम्पायर में जो एरिस्टोक्रेसी थी बनी थी, वो एनुअल इनकम उनको जो मिलती थी वो 4,000 पाउंड्स ऑफ गोल्ड थी अपनी प्रोविंस से, एस्टेट से जो उनको इनकम मिलती थी। दे ऑल्सो कंज्यूम्ड ग्रेन वाइन। वो इतना उनका जीवन अच्छा था, ग्रेन वाइन वगैरह कंज्यूम करते थे। अगर उनको बेचा जाए तो उनका अमाउंट था 1/3 ऑफ द इनकम ऑफ गोल्ड, उनकी अपनी इनकम का 1/3 पे अगर उसको सोल्ड करें तो। द इनकम ऑफ द हाउस होल्ड्स एट रोम ऑफ द सेकेंड क्लास, ये जो सेकेंड क्लास थी इनकी जो इनकम थी वो क्या थी? 1,000 और 1,500 पाउंड्स ऑफ गोल्ड, 1,000 या 1,500 पाउंड गोल्ड, ये सेकेंड क्लास की इनकम थी। Below the middle class were the vast class collectively known as humiliors, literally it means lower। अब नीचे ह्यूमिलियर्स और स्लेव्स आते हैं। ह्यूमिलियर्स स्लेव्स से थोड़ा ऊपर थे। ये क्या काम करते थे? रूरल लेबरर्स थे, माइग्रेंट वर्कर्स थे, या सेल्फ एम्प्लॉयड आर्टिसंस थे। ठीक है, और उसके बाद आते हैं बिल्कुल ही सबसे नीचे स्लेव्स। स्लेव्स का हमने डिस्क्रिप्शन पहले देख चुके हैं। मॉनिटरी सिस्टम ऑफ द लेट एम्पायर। द मॉनिटरी सिस्टम ब्रोक डाउन इन द लेट एम्पायर। लेट एम्पायर में मॉनिटरी सिस्टम काफी हद तक टूट चुका था। स्पेन से जो सिल्वर आता था, वो सिल्वर की जो माइंस थी काफी हद तक खत्म हो चुकी थी, आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। तो इसके बाद नया जो गोल्ड का सिक्का चलाया गया था, सॉलिडस, बाद में जो सिक्के थे वो गोल्ड में बनाए गए थे। ये अलग अलग राजाओं के अलग अलग तरीके के सिक्के, उन पर लिपि और मुद्राएं उनकी अलग अलग होती हैं। रोमन ब्यूरोक्रेसी ऑफ द लेट रोमन एम्पायर। रोमन ब्यूरोक्रेसी लेट रोमन एम्पायर की क्या थी? ब्यूरोक्रेसी ऑफ द लेट रोमन एम्पायर बोथ एट हायर एंड मिडिल लेवल वाज एफ्लुएंट एज इट ड्रू मच ऑफ इट्स सैलरी इन गोल्ड एंड इन्वेस्टेड इन बाइंग लैंड्स। इससे पहले हमने उनकी सैलरी देखा, 4,000 पाउंड थी गोल्ड में, तो उनकी सैलरी भी बहुत अच्छी थी, उनकी लेवल भी बहुत अच्छा था, उनके रहन सहन काफ़ी अच्छा था, और अपनी सैलरी को वो नई नई ज़मीनें खरीदने में इन्वेस्ट करते थे। देयर वाज करप्शन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जुडिशरी एंड मिलिट्री सप्लाईज। करप्शन बहुत ज़्यादा था जुडिशरी और मिलिट्री सप्लाईज में। एक्सटॉर्शन ऑफ हायर ब्यूरोक्रेसी एंड द प्रोविंशियल गवर्नर्स वाज कॉमन। जो हायर ब्यूरोक्रेसी है और प्रोविंशियल गवर्नर्स हैं, हर एक प्रोविंस के गवर्नर है, और जो मिलिट्री के लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, वो ज़बरदस्ती लूट खसोट वगैरह करना, छीना झपटी या वसूली वगैरह करना बहुत काफ़ी हद तक करते थे। बट द गवर्नमेंट इंटरवेंट रिपीटेडली टू स्टॉप दीज फॉर्म्स ऑफ करप्शन। लेकिन ऐसा नहीं था कि गवर्नमेंट इन चीज़ों को लेकर कुछ भी नहीं करती थी। वो काफ़ी सारे तरीके से नए लॉज और काफ़ी फॉर्म्स लेकर आती थी ये करप्शन और इन सब चीज़ों को रोकने के लिए। लॉज वर मेड टू पुट एन एंड टू देम। हिस्टोरियंस एंड अदर मेंबर्स ऑफ इंटेलिजेंसिया डिनाउंस सच प्रैक्टिसेस। काफ़ी जो हिस्टोरियंस हैं और इंटेलेक्चुअल्स हैं वो इस चीज़ से इनकार करते हैं कि ऐसा ये जो करप्शन और एक्सटॉर्शन वगैरह है उस टाइम पे होता था। द रोमन एम्परर्स वर नॉट फ्री टू डू एनीथिंग एज दे लाइक। रोमन एम्परर जबकि उन्होंने सीनेट और उनकी पावर को मिक्स करके नया ब्यूरोक्रेसी बनाया, लेकिन फिर भी उसके बाद भी रोमन एम्परर पूरी तरह से अपनी मर्जी का करने के लिए फ्री नहीं थे। बाय द 4th century द ट्रेडिशन ऑफ रोमन लॉ एक्टेड एज अ ब्रेक एंड वाज एक्टिवली यूज्ड टू प्रोटेक्ट सिविल राइट्स। 4th century में नया रोमन का एक लॉ आया जिससे सिविल राइट्स प्रोटेक्ट हो सके। जो पावरफुल बिशॉप्स थे वो इन लॉ के थ्रू पावरफुल एम्परर्स को कंट्रोल करने के लिए करते थे, ताकि सिविलियन पॉपुलेशन है उन पर कोई बहुत ज़्यादा जुल्म ना हो और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके।
लेट एंटिक्विटी। अब ये लेट एंटिक्विटी क्या है, ये वो टाइम को डिस्क्राइब करने के लिए है जब रोमन एम्पायर ब्रेक हो गया था और 4th से 7th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड है, ये नॉर्थ और वेस्टर्न में पार्ट में डिवाइड हो गया था। तो इस टाइम पे जो उससे पहले की जो हमने सोशल और बाकी कंडीशंस देखी वो क्या थी, वो अर्ली रोमन एम्पायर की थी, जब तक ये पूरा का पूरा रोमन एम्पायर एक था। लेट रोमन एम्पायर में ये दोनों डिवाइड हो गया था। तो लेट एंटिक्विटी वो पीरियड है जो इसमें सोशल और कल्चरल कंडीशंस हम इस टाइम पीरियड को पढ़ते हैं, जब ये दोनों रोमन एम्पायर दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। द पीरियड सो कंसिडरेबल चेंजेस इन कल्चरल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। इस टाइम पे कल्चरल, इकोनॉमिक और सोशल, एडमिनिस्ट्रेटिव सब लेवल पे भी काफी सारे चेंज हो गए थे। चेंजेस अफेक्टेड बाय द एम्परर, डायक्लेशियन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये जो दो एम्परर की बातें हम करते हैं, उन्होंने क्या चेंजेस किए थे? abundant territories with little strategic and economic importance। जो वेस्टर्न टेरिटरीज थी, इन्होंने वो टेरिटरीज छोड़ दी थी जो स्ट्रेटेजिक या इकोनॉमिक व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं थी ज़्यादा। ही फोर्टिफाइड फ्रंटियर्स, और अपनी जो बॉर्डर्स थे, फ्रंटियर्स थे, उनको फोर्टिफाइड कर दिया था, बाउंड्रीज बना ली थी, और सिविलियन को मिलिट्री फंक्शन से अलग कर दिया था। ही ग्रांटेड ग्रेटर ऑटोनॉमी टू द मिलिट्री कमांडर्स हु बिकेम पावरफुल। और जो मिलिट्री थी प्रोविंस की, उनको अलग से अपने काम करने के लिए, अपने डिसीजन खुद लेने के लिए उनको ऑटोनॉमी दे दी थी, जो कि मिलिट्री कमांडर्स पावरफुल हो गए थे बाद में। इनोवेशंस ऑफ एम्परर कॉन्स्टेंटाइन वन। उसके बाद ठीक बाद कॉन्स्टेंटाइन वन आए थे, एम्परर कॉन्स्टेंटाइन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनोवेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन वर इन द मॉनेटरी स्फेयर। हमने इससे पहले मॉनेटरी स्फेयर में देखा था कि सिल्वर खत्म हो गया था और गोल्ड आया था, तो वो जो इंट्रोड्यूस किया था सॉलिडस गोल्ड का सिक्का, वो कॉन्स्टेंटाइन वन ने किया था। अ कॉइन वेनिंग 4.5 ग्राम ऑफ प्योर गोल्ड, 4.5 ग्राम का प्योर गोल्ड का सिक्का। मिलियंस में ये सिक्के मिंट किए गए थे, बनाए गए थे। द अदर इनोवेशन वॉज द क्रिएशन ऑफ अ सेकेंड कैपिटल एंड कॉन्स्टेंटिनोपल। अपने ही नाम से कॉन्स्टेंटिनोपल इन्होंने नया शहर बनाया था और उसको अपनी राजधानी बना दिया था। कहाँ था ये कॉन्स्टेंटिनोपल? यहाँ पर था, इधर। तो ये जो रोमन एम्पायर बाद में था, धीरे धीरे इस इधर की जो टेरिटरीज इन्होंने छोड़ दी थी, और डिवीजन वैसे लेट जो एम्पायर का यहाँ पर हुआ था, लेकिन फिर भी ये टेरिटरी अभी भी बाकी थी। और ये बेजेंटाइन एम्पायर, और उस टाइम पे जो ईरान की डायनेस्टी कौन सी थी? सैसनिड एम्पायर, पर्शिया में। उससे पहले दूसरी थी, पर्शियन। Changes in the economic life. The late antiquity period witnessed considerable changes in the economic life. Monetary stability and an expanding population stimulated economic growth. जो पहले हमने देखा था ऑगस्टस एज में, तब तो पीस और प्रोस्पेरिटी थी, लेकिन उसके बाद क्राइसिस का पीरियड आया, बहुत लंबा टाइम तक वो चीज़ें रही, और उसके बाद जब जो ये बाइजेंटाइन एम्पायर आया, इस तरफ का जो एम्पायर था, यहाँ पर तो स्टेबिलिटी नहीं थी, ये सब तो छोड़ चुके थे, लेकिन इधर के जो एरिया था, यहाँ पर स्टेबिलिटी अच्छे तरीके से हो चुकी थी। पॉपुलेशन भी एक्सपांड कर रही थी, मॉनेटरी स्टेबिलिटी भी थी, और इकोनॉमिक ग्रोथ भी यहाँ पर हो रही थी। आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स शो इन्वेस्टमेंट इन रूरल एस्टेब्लिशमेंट्स। ये कैसे पता चलता है कि वहाँ पर स्टेबिलिटी थी? आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स से, जो उस टाइम पे रूरल एस्टेब्लिशमेंट्स में इन्वेस्टमेंट शो करते हैं, लोगों ने रूरल एस्टेब्लिशमेंट जो किए थे, उनमें अपना इन्वेस्टमेंट किया था, और इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन, इंडस्ट्रीज बनाई थी, ऑयल प्रेस और ग्लास फैक्ट्रीज की, नई टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस की थी, जैसे स्क्रू प्रेस एंड मल्टीपल वाटर मिल्स। तो ये काम हो सकता है, इंडस्ट्रीज हो रही है, नई टेक्नोलॉजी हो रही है, इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, जब लोगों के पास शांति है ये सब काम करने के लिए। द पीरियड ऑल्सो सो अ रिवाइवल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। और वापस से जो उनका लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रेड था, वो फिर से शुरू हो गया था। ऑल दिस लेड टू स्ट्रॉन्ग अर्बन प्रॉस्पेरिटी। और वापस उनकी जो अर्बन सेंटर्स थे, वो प्रॉस्पेरस होना शुरू हो गए थे। चेंजेस इन द रिलीजियस लाइफ में क्या चेंज हुए थे बाद में? There were significant changes in the religious life. Emperor Constantine declared Christianity as official religion of Roman Empire, 4th century. इससे 3 सेंचुरी पहले क्रिश्चियनिटी का उदय हुआ था, जब क्राइस्ट का जन्म हुआ था। तो इससे पहले जो एम्परर थे, जो ये डायक्लेशियन थे, इन्होंने क्रिश्चियनिटी को सपोर्ट नहीं किया था। जुडाइज्म इनका, रोमन्स का मेन जो
रिलीजन था वो था। लेकिन बाद के जो ये कॉन्स्टेंटाइन थे, इन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपना एरिया का, अपने एम्पायर का ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर कर दिया था। 7th सेंचुरी में, उसके बाद 7th सेंचुरी में इस्लाम का उदय हुआ था। द ट्रेडिशनल रिलीजियस कल्चर ऑफ द क्लासिकल वर्ल्ड बोथ ग्रीक एंड रोमन हैड बीन पॉलिथिस्ट, और बाकी जो ट्रेडिशनल कल्चर्स थे ग्रीक और रोमन के, वो पॉलिथिस्ट थे, मतलब बहुदेववाद थे। काफी सारे देवों में, नेचर में भी बिलीव करते थे, मून वगैरह, मतलब बाकी चीजों में भी, प्लैनेट्स वगैरह में भी, और देवों में भी बिलीव करते थे, अलग अलग चीजों की पूजा करते थे। द अदर रिलीजन इन द एम्पायर वर जुडाइज्म एंड इस्लाम। जुडाइज्म उनका बहुत पुराना रिलीजन था, और इस्लाम उदय हुआ था उस टाइम पे, तो इस्लाम भी वहां पर फैलना शुरू हो गया था। डिक्लाइन ऑफ द रोमन एम्पायर। अब ये जो रोमन एम्पायर था, वो ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों एम्पायर धीरे धीरे डिक्लाइन हुए थे अलग अलग टाइम पे। द रोमन एम्पायर जो वेस्टर्न एम्पायर था, वो तो 4th 5th सेंचुरी में डिक्लाइन हो गया था, और जो बाइजेंटाइन एम्पायर, जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था, वो 7th सेंचुरी तक चला था, और उसके बाद डिक्लाइन हुआ था। तो वो कैसा था? रोमन एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हाउस इन द 4th सेंचुरी सीई। 4th सेंचुरी में ईस्टर्न और वेस्टर्न हाउस में रोमन एम्पायर डिवाइड हो गया था। ड्यूरिंग द लेट एंटिक्विटी पीरियड द जनरल प्रॉस्पेरिटी वाज स्पेशली मार्क्ड इन द ईस्ट। ईस्ट प्रॉस्पेरस कर रहा था लेट पीरियड में, डिवाइड होने के बाद। इन द ईस्टर्न रोमन एम्पायर पॉपुलेशन वाज स्टिल एक्सपांडेड टिल द 6th सेंचुरी। जो ईस्टर्न रोमन था, वहाँ की पॉपुलेशन अभी भी एक्सपांड कर रही थी, 6th सेंचुरी तक सब ठीक था वहाँ पर। ईस्ट रिमेन्ड यूनाइटेड अंडर एम्पेरर जस्टिनियन। जो बाद के जो एम्पेरर जस्टिनियन थे, ईस्ट उनके अंदर पूरा का पूरा यूनाइटेड रहा था। देयर वर वॉर्स बिटवीन रोमन एंड ईरान ड्यूरिंग द 7th सेंचुरी। बाद में 7th सेंचुरी में आके रोम और ईरान में भी काफी सारे वॉर होने शुरू हो गए थे। ईस्ट रोमन एम्पायर केम टू बी नोन एज बाइजेंटियम। जो ईस्टर्न पार्ट था रोम का, वो बाइजेंटियम के नाम से जाना गया था। ये ईस्टर्न पार्ट कॉन्स्टेंटिनोपल यहाँ की राजधानी बन गई थी, और ये वाला जो पार्ट रह गया था, यहाँ पर हुनुका, वेंडल्स, गोथ्स, ये अलग अलग फ्रैंक्स वगैरह, इन्होंने इन्विजन करके इस पार्ट को काफी तरीके से खत्म कर दिया था। ये सारे के सारे इन लोगों ने इन्विजन किए थे वेस्टर्न रोमन एम्पायर में। द एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम हैज बीन कॉल्ड द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल रेवोल्यूशन इन द हिस्ट्री ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड। बाद में इस्लाम का उदय हुआ, वो और भी ज्यादा इन अरब्स के हाथ में, रोमन और ईरानियन एम्पायर बाद में पड़ गया था। जो रोमन और ईरानियन एम्पायर 7th सेंचुरी में आपस में लड़ने शुरू हो गए थे, वो दोनों के दोनों बाद में अरब्स ने खत्म करके, अरबियन ऑटोमन एम्पायर जब हुआ तो इन सब चीजों को उन्होंने खत्म कर दिया था। नोमैडिक ट्राइब्स इन फ्रंटियर एरिया सच एज गॉथ्स, ये सारी जो ट्राइब्स थी वेस्टर्न पार्ट में 5th सेंचुरी तक रोमन एम्पायर को अटैक करके इस पार्ट को, इन वेस्टर्न पार्ट को इन सारे ट्राइब्स ने खत्म कर दिया था 5th सेंचुरी तक। द जर्मनिक ग्रुप्स स्टेब्लिश देयर ओन किंगडम्स विद इन द एम्पायर। इधर की जो यहाँ जर्मनी है, यहाँ के जो जर्मन ट्राइब्स थी, उन्होंने अपने किंगडम अलग से स्टैब्लिश कर दिए थे। फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल बाय द ऑटोमन एम्पायर 29 मई 1453। और जो ईस्टर्न रोम था, वो धीरे धीरे अंत तक आके, जो कॉन्स्टेंटिनोपल था, ये 1453 में लास्ट में ऑटोमन एम्पायर के हाथों इसका पूरी तरीके से खत्म हो गया था। विद द prompting of the Christian Church, a Holy Roman Empire was formed from some of these kingdoms from the 9th century CE and continued until its dissolution in 1806 during the Napoleonic Wars. अब ये 5th सेंचुरी में जो ये खत्म हो गया था वेस्टर्न रोम, बाद में इधर के काफी सारे हजारों, कई सौ छोटे छोटे इंडिविजुअल राजा थे, छोटे छोटे वो बन गए थे एम्पायर्स। उन्होंने मिलाकर बाद में 9th सेंचुरी में एक होली रोमन एम्पायर बनाया था, ऐसी याद में कि यहाँ पर कभी हमारा एंशिएंट रोम एम्पायर हुआ करता था, और हम उन्हीं से बिलोंग करते, हमारा इतिहास वही है। वो भी, ये होली रोमन एम्पायर भी एक नहीं था ना, ये काफी सारे छोटे छोटे बहुत सारे देश थे, कई सौ देश थे अलग अलग छोटे छोटे, कभी आपस में लड़ाई करते रहते थे। तो वो भी, जब नेपोलियन वॉर्स हुए थे 1806 में, वहां तक ये चलते चलते ये सब भी खत्म हो गया था। ठीक है, तो ये चैप्टर, इसकी हिस्ट्री और कल्चरल हिस्ट्री सब यहाँ पर खत्म होता है। कुछ कीवर्ड्स हैं: रिपब्लिक, सीनेट, सिविल वॉर, ट्रांसह्यूमेंस, ड्रेकोरियन और ड्रेसल। रिपब्लिक
मतलब होता है द नेम फॉर regime इन विच द रियलिटी ऑफ पावर लिव विद द सीनेट। एक राजा के हाथ में नहीं होती है बल्कि सीनेट या उनकी जो बॉडी होती है बाकी अपर क्लास लोगों की, उनके हाथों में रियल पावर होती है। सीनेट अ बॉडी डोमिनेटेड बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वेल्दी फैमिलीज। एक बॉडी जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो काफ़ी सारे लोग वेल्दी फैमिलीज के ग्रुप्स ने बनाई होती है पूरे एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। सिविल वॉर आर्म्ड स्ट्रगल फॉर पावर विद इन द सेम कंट्री। सिविल वॉर होता है किसी एक कंट्री में वही के अंदर की जो आर्मीज होती हैं, लोग होते हैं, वही स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं जब आपस में, उसको सिविल वॉर कहते हैं। ट्रांसह्यूमन्स हर्ड्समैन रेगुलर एनुअल मूवमेंट बिटवीन द हायर माउंटेन रीजन एंड लो लाइंग ग्राउंड इन द सर्च ऑफ पेस्चर। हर्ड्समैन जो एक जगह से दूसरी जगह हर साल मूवमेंट करते रहते हैं रीजन में चरागाह भूमि ढूंढने के लिए, हायर माउंटेन से लोअर माउंटेन में अलग अलग सीजन में। ड्रैकोनियन क्या था? हार्श एक लॉ था, बहुत ही हार्श था। सो कॉल्ड बिकॉज ऑफ अर्ली 6th century BCE। ग्रीक लॉ मेकर ड्रैको ने बनाया था, ग्रीक लॉ मेकर था। बहुत ही ज़्यादा जो लोग छोटी छोटी गलतियों के लिए भी बहुत बड़ी बड़ी सजाएं वहाँ पर दी जाती थी रोमन एम्पायर में, कि ताकि लोग गलतियाँ या गलत काम करते हुए भी डरे। और काफ़ी सारे ऐसे थे जहाँ पर सीधा ही उनको पेनल्टी, डेथ एज अ पेनल्टी उनको दी जाती थी काफ़ी सारे क्राइम्स के लिए। ड्रेसल 20 या एम्फोर क्या थे? ऑयल कंटेनर्स थे, स्पेशली ऑलिव ऑयल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो हमारा 11th चैप्टर, सॉरी 3rd चैप्टर 11th क्लास का ये सेकेंड पार्ट भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद मैं 4th चैप्टर की वीडियो बनाऊंगी। आप, मैं फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की वीडियोस भी बना चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। 12th क्लास की भी मैं बना रही हूँ, वो भी आप देख सकते हैं, जो 12th क्लास के नोट्स आपको चाहिए हैं तो यहाँ पर हमारा पार्ट खत्म होता है। जाने से पहले मैं आपसे फिर एक बार बोलूँगी कि अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो वीडियो देखने से खाली काम नहीं करेगा, सब्सक्राइब भी कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और भी अगर आपको कोई नोट्स चाहिए हैं बाकी चीज़ों के PPT नोट्स, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते, बाय बाय।